जन चौक पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जन चौक पे एक खास शख्सियत को लेकर आए हैं। मैं आज सिरसा में हूँ और सिरसा हरियाणा की वो जगह है जहाँ से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पिछले 142 दिन से लगातार पक्का मोर्चा चला हुआ है और इस पक्के मोर्चे के आयोजक जो रहे हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, किसान हरियाणा किसान मंच उनका संगठन है, उसके ये राज्याध्यक्ष है। आज उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और इस आंदोलन के में जो अभी तक उतार चढ़ाव आए हैं, आंदोलन पीक पे भी गया है, आंदोलन निराशा में भी गया है और आगे की क्या रणनीति होगी उसके बारे में हम प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा से जानना चाहेंगे। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, सबसे पहले आपको नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा आपसे शुरुआती सवाल ये है कि किसान आंदोलन जो आज पीक पे है, पूरे हरियाणा में जगह जगह रैलियां हो रही है, लेकिन जब शुरुआती दौर था तब 3 किसान कानून कानून बनने के बाद उनको वापिस होना बहुत बहुत बड़ी बात होती, नामुमकिन सा ही लगता है। उस दौर में आप किसानों को इस आंदोलन में लेकर आए और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आपने घेराव किया, उसके बाद पक्का मोर्चा चलाया। तो उस टाइम क्या दिक्कतें रही और किसानों को लाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, तो उसके बारे में एक बार शुरुआती आंदोलन पे और अब तक जो चल रहा है उस पर एक बार प्रकाश डालिए। ये जब कानून लेके आई थी सरकार, ये अध्यादेश लेके आई थी, तो उस टाइम देश के कुछ लोग जिन्होंने इस अध्यादेश के बारे में पता था, उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। तो ये बहुत कम लोगों तक इस बात की जानकारी थी कि इस तरीके के कानून आ रहे हैं और वो खेती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन कानूनों से क्या होने वाला है, ये आम लोगों तक बात नहीं पहुंची थी। पंजाब के अंदर इस आंदोलन को लेके एक बड़ी मूवमेंट उठ गई थी और इन अध्यादेशों के खिलाफ जो जागरूक लोग थे, उन लोगों ने इनके खिलाफ जो है ये डीसी ऑफिसों में जाके या उनको नेताओं को जाके है जो ज्ञापन दिए कि इस तरीके का जो अध्यादेश आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। तब तक ये बहुत कम लोगों तक जानकारी। पंजाब के अंदर ये एक आंदोलन बना। हमने भी यहाँ मार्च में शुरू किया। यहाँ के जितने हरियाणा के किसान संगठन है उनको इकट्ठा करके हमने बैठकें की, इसके ऊपर चर्चाएं की कि इस तरीके का ये कानून आ रहा है तो हमें इनका विरोध करना चाहिए। तो उस टाइम काफी 17 संगठन जो है वो इकट्ठे हुए और उस पर चर्चाएं की, बैठकें चली। फिर हमने एक रैली का आयोजन किया कि इन कानूनों के खिलाफ हमें रैली करनी चाहिए पिपली के अंदर। पिपली में जब हमने रैली की तो उस टाइम सरकार ने जो है ये कोरोना काल का बहाना करके उस रैली को जो है असफल करने का प्रयास किया और वहां पे लाठीचार्ज किया, हमारे ऊपर मुकदमे बनाए और रैली में लोगों को जाने नहीं दिया गया। उन्होंने रस्तों में ही रोक लिया, जहां जहां से लोग निकले सड़कों के ऊपर रोक लिया और वो लाठीचार्ज वहां किया। उसके बाद में हमने फिर जो है वो हरियाणा बंद का आह्वान कर दिया कि अब हम हरियाणा बंद करेंगे। सरकार ने जो दमन किया उस दमन के खिलाफ हमने हरियाणा बंद किया और उसका लोगों के हमें बहुत बड़ा उसका समर्थन मिला उस हरियाणा बंद को और बहुत जबरदस्त संख्या के अंदर लोग आए उसमें। वो फिर हमने पूरे देश के अंदर संगठन इकट्ठे चल रही थी बैठकें दो, उसमें फिर भारत बंद का जो किया गया कि 25 तारीख को जो सितंबर को भारत बंद करेंगे, फिर भारत बंद हुआ। भारत बंद के अंदर भी लोगों का समर्थन मिला खूब। अब लोग जो आंदोलन के अंदर आना शुरू हो गए, काफी चर्चा एक हो गई थी। लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरीके से आंदोलन उठा वैसी चर्चा दूसरे राज्यों के अंदर नहीं थी उस समय। फिर हमने 6 तारीख का आयोजन किया कि पंजाब के अंदर पंजाब के किसानों ने प्रकाश सिंह बादल का घर का घेराव किया था और उन पंजाब के लोगों ने ये कहा था कि ये जो कानून आ रहे हैं और जो ये बीजेपी सरकार है, इसके जो सहयोगी दल है उन दलों के ऊपर प्रेशर डाला जाए, वो इस पार्टी का साथ छोड़े ताकि जो है आंदोलन को मजबूती मिले और सरकार को जो है वो झुकाने में हम कामयाब हो पाए, तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर बना पाए। लेकिन सरकार जो है वो जो पंजाब के किसानों ने उनको कामयाबी मिली उससे, और कामयाबी ये मिली कि प्रकाश सिंह बादल मजबूर हो गए, उन्होंने इस्तीफा उनकी जो उत्तरवधु है बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ दिया, 22 साल पुराना नाता था उसका। फिर हमें बैठ के दो रही, हमने भी सोचा कि हमें भी हरियाणा के अंदर भी जो ये भाजपा की सरकार है इसके सहयोगी दल जो है वो जेजेपी वाले बने हैं, जो चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं और उनके बेटे हैं रणजीत सिंह जो बिजली मंत्री है इसके अंदर, जो इस सरकार को गालियां देके सत्ता के अंदर आए और लोगों ने किसानों के नाम पे इनको वोट दिया था इस बीजेपी की सरकार की। पहले जब चुनाव हुआ तभी बीजेपी थी, उसके अगेंस्ट जो है
वोटिंग हुई, तो लोगों ने इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया और उनको जेजेपी वालों को जिताया। बहुत बड़ी संख्या के अंदर वोट उन्होंने दिए, उनके बड़े बड़े जो लीडर थे उनके खिलाफ वोट दिया कि ये, और उनसे उम्मीद थी जनता को। तो उसको लेके हमने प्रकाश सिंह बादल जो जिस तरीके से पंजाब वालों किया, वो इसी तरह से हमने हरियाणा के अंदर 6 अक्टूबर को एक रैली का आयोजन किया कि दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा मांगेंगे कि ये इसका साथ छोड़ दे। उसमें बहुत बड़ा समर्थन उसमें मिला, लोग बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आए और तब से यहाँ पे सिरसा के उसके घर के आगे पक्का मोर्चा हमने लगा रखा। उसमें फिर हमने किया प्रयास कि इन जो कानून है, इन कानूनों के बारे में चर्चाएं हो रही थी, मीटिंगें हमने की है, फिर कंप्लेंट वगैरह निकाल के उस तरीके के प्रचार किया गया और उससे फिर लोगों के अंदर धीरे धीरे करके ये आंदोलन जो है वो बढ़ता गया। आपके लिए तो हम यहाँ की बात करें तो दो बड़े दुश्मन है राजनीतिक तौर पे, कि एक तो भारत की जो सरकार बैठी है अभी सत्ता में बीजेपी पार्टी, जिसने 3 कानून बनाए हैं, लेकिन सिरसा में देखें तो एक राजनीतिक परिवार है जो लंबे टाइम से हरियाणा की राजनीति में रहा है, वो भी अभी अभी भी मतलब सत्ता में है, वो जेजेपी के उप मुख्यमंत्री जो है। तो आप कोई जहाँ सिरसा के लोग हैं जो उनका परिवार मानते हैं कि बहुत बड़ा उनका परिवार है और उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, तो कितना बड़ा आपको जोर लगा होगा उनको इस आंदोलन में लाने के लिए, आम जनता को, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार के खिलाफ उसी के जिले में लोगों को इकट्ठा करना, उसके घर का घेराव करना, ये बहुत मुश्किल था। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक बार आप। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जो है सिरसा जिला के अंदर खास तौर के ऊपर चौटाला परिवार का जो है वो एक दबदबा सिरसा के अंदर रहा है शुरू से, और उनका ये घर है जिला रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग यहाँ पे जो चौधरी देवीलाल के साथ जो जुड़े हुए थे और उनका एक पूरा हल्के के अंदर उनका एक दबदबा और एक उनका प्रभाव जो है कि, तो उससे लोगों में कहीं ना कहीं उनका एक प्रभाव था और लोग उनके दबाव में भी थे। लेकिन अब जो है वो समय बदलता जा रहा है, और समय बदलते हुए आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला जो उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उसके बाद यहाँ पे उनके जो जितने भी कैंडिडेट थे सिरसा के अंदर, उनकी सबकी जबान जब्त हुई थी। तो अब हमें ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो पहले जो दबाव था वो दबाव अब लोग नहीं मानते हैं। और इनेलो जो पार्टी है उसकी पूरे हरियाणा के अंदर एक ही सीट आई थी, वो बेल्लाबाद की, बाकी जो 4 सीटें हैं वो उनको नहीं मिल पाई। तो अब जो जिस तरीके का पहले जो दबाव होता था वो दबाव अब नहीं है, और लोग अब दबाव नहीं मानते हैं, कि लोग जागरूक हो गए हैं और लोगों को ये समझ आ गया है, सही और गलत का फैसला भी लोग करने लग गए हैं और लोग बोलने भी लग गए हैं। इसमें दिक्कतें जरूर आती है कि गाँव के अंदर उनका थोड़ा कुछ है, बड़े जो प्रभावशाली लोग हैं वो लोग जो है थोड़ा बहुत लोगों के ऊपर उनका एक प्रेशर रहता है, सामाजिक प्रेशर भी रहता है। तो इसको लेके जब आंदोलन था तो ये बीजेपी सरकार यहाँ पे जेजेपी है, तो इस वजह से थोड़ा प्रभाव और इस तरीके की दिक्कतें थोड़ी कम रही, क्योंकि सीधा सीधा जो टारगेट यहाँ पे आंदोलन जो बन रहा था, तो ये आंदोलन सरकार के खिलाफ बन रहा था। और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा, क्योंकि अभी जो इनेलो के चौटाला परिवार के वो 2 धड़े हो गए हैं, एक बीजेपी में चले गए हैं, तो एक अलग हो गई है इनेलो पार्टी, तो उस वजह से वो भी आपस में बंट गए थे। तो ये चीजें दिक्कतें जरूर रही है यहाँ पे, लेकिन अब दिक्कतें उतनी लोगों ने इसको मानना नहीं मानते हैं लोग। अब लोग जागरूक हो गए हैं, और जब भी हमने यहाँ पे रखा था प्रोग्राम 6 तारीख को उसके दुष्यंत चौटाला के घर के आगे, तो बहुत बड़ा संख्या में आया, और उसके बराबर पैरेलल धरना जो है वो एक रखा गया था, और उस पैरेलल धरने के अंदर लोग नहीं पहुंचे, लेकिन जो किसानों का धरना था, किसानों की जो रैली थी, उसमें ज्यादा लोग आए थे। तो हम ये मानते हैं कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, और इन राजनीतिक जो पार्टी के लोग हैं, इन लोगों के बहकावे में अब प्रदेश की जनता नहीं आती, अब तो किसानों के नाम के ऊपर लोग आ रहे हैं। और आज इन पार्टियों के झंडे और डंडे छोड़कर किसानों के झंडे लेके लोग जो है वो अपने घरों पे लगा रहे हैं, गाड़ियों पे लगा रहे हैं, और राजनीतिक पार्टी का कोई झंडा नहीं लगा। मजदूर जो इस पूरे देश का है, जो खेत में काम करके खेत मजदूर होता है, इन 3 कानूनों से हमने जब इनका अध्ययन किया तो सबसे बड़ा नुकसान उन मजदूरों को होने वाला। पीडीएस सिस्टम सरकार खत्म करने जा रही है, और कॉन्ट्रैक्ट खेती आएगी तो जो खेत के ऊपर आधारित मजदूरी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक मालिक जो बड़े खेती करेगा वो सस्ती मजदूरी चाहेगा, और सस्ती मजदूरी वो बाहर बिहार से लेके आएगा, छत्तीसगढ़ से लेके आएगा और यहाँ रखेगा, जैसे भट्ठा के मजदूर रखते। लेकिन इस आंदोलन में किसानों के अलावा कहीं भी मजदूर आंदोलन में शामिल नहीं है। इसमें कहाँ आप कमी देख रहे हो, और इसमें आगे की क्या रणनीति हो कि मजदूर भी बहुमत में इसमें शामिल हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी को आने वाली है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस आंदोलन से अभी जो मजदूर है, चाहे वो खेत में काम करने वाला है, चाहे वो कहीं दूसरी जगह काम करने वाला है, वो मजदूर अभी भी इस आंदोलन में उतनी भागीदारी नहीं हो रही है जितनी उसकी होनी चाहिए। इसमें जो किसान आंदोलन ये बढ़ा और किसानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो कहीं न कहीं अभी हम ये मानते हैं कि हमारी कमजोरी ज़रूर रही है कि हम मज़दूर तबके को उस तरीके से जोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन इन कानूनों से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, वो जो सबसे निम्न वर्ग है, जो मज़दूर है, छोटा किसान है, दुकानदार है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार उनको पड़ने वाली है। क्योंकि इन कानूनों से जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ, तब एक कानून बनाया गया था कि खाने-पीने की चीज़ों का कोई स्टॉक नहीं कर सकता। ताकि कोई भी छोटा-मोटा काम करने वाला है, दिहाड़ी करने वाला है, कोई निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी जेब के अंदर इतने पैसे नहीं होते, तो कम से कम वो ज़्यादा जो दिन आले इसके तो खाने-पीने की, जिंदा रहने का सामान है, वो उनकी पहुँच में रहे, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बनाया। ये कानून जो इन्होंने तोड़ा है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पे पड़ेगा। ये बात उन तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में कंप्लेंट बाँट के, उनके मजदूर जो संगठन है उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है, उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि जो किसान है, किसान का पास थोड़ी-सी फुर्सत मिल जाती है कि उसके पास ज़मीन है और उसके पास थोड़े साधन हैं, तो वो टाइम निकाल लेता है। लेकिन जो दिहाड़ी करके जिसका चूल्हा सुबह दिहाड़ी करेगा, शाम को जब उसका चूल्हा उस दिहाड़ी से चलेगा, तब वो आंदोलन में इतना टाइम नहीं दे पाता। इसलिए उस मजदूर की ये दिक्कत है, लेकिन मजदूरों को समझ ज़रूर आ रही है कि ये आंदोलन जो हो रहा है, वो देश को बचाने के लिए हो रहा है और मजदूरों को सबसे ज़्यादा इन कानूनों से प्रभावित होंगे। लेकिन उनकी जो काम करना और खेतों में काम करना, उसका घर के अंदर जो चूल्हा जलाने के लिए उसको सुबह से शाम तक जो मशक्कत करनी पड़ती है, वो उसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या भी है उसकी। आंदोलन आंदोलन जो पंजाब से शुरुआत हुई, और पंजाब का आंदोलन संगठित आंदोलन है। जितने भी वहाँ संगठन है, उन्होंने संगठित आंदोलन लंबे टाइम से प्रयास किया, संगठित किया लोगों को। उसमें मजदूर भी शामिल है वहाँ और किसान भी शामिल है। लेकिन इसके विपरीत हरियाणा में जो आंदोलन में जो दिखते हैं, आज आप देखोगे तो 1-1 लाख लोगों की रैलियां हरियाणा में हो रही। तो आंदोलन ऊपर से देखने में तो बहुत बड़ा आंदोलन दिख रहा है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो प्रयास किए हैं खिलाफ में, आंदोलन को तोड़ने के लिए जो दमन चक्र चलाया, उसमें देखोगे तो हरियाणा को जाट और गैर जाट में बांटने का काम किया है। और इसका वो कुछ दिख भी रहा है। जो गैर जाट जातियां हैं, जैसे यादव है, गुज्जर है, सैनी है, और यादव 3 जिले में अच्छा उनका प्रभाव भी है यादव जाति का, वो इस आंदोलन के खिलाफ नहीं है तो पक्ष में भी नहीं है। ऐसे ही मजदूर मजदूर इस आंदोलन के खिलाफ में नहीं खड़े हुए हैं तो पक्ष में भी नहीं खड़े हुए हैं। और दूसरा, इसके लिए आपका प्रचार तंत्र दमन चक्र में आपकी क्या तैयारियां हैं? और एक सवाल इसी के साथ में जो जुड़ता हो ये है कि जैसे सरकार ने पिछले दिनों नेट बंद कर दिया, और ये किसान आंदोलन का जो प्रचार अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से है, आप कैसे देख रहे हो? कि मैं जितने भी धरनों पे गया हूँ या आंदोलन में गया देखता हूँ, तो वहां पे अखबार दिखता है। जो अखबार है, पंजाब केसरी है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, जो सत्ता के पैसे से या सत्ता के सहयोग से चलते हैं, और उन्हीं की वो बात करते हैं। किसान आंदोलन के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। तो आपका क्या प्रयास है? कि मैं पूरे हरियाणा में देख रहा हूँ कोई पर्चा नहीं है किसान आंदोलन का, बहुत कम है, या ट्रॉली अखबार जो निकलता है उसको अब तक गांव में या किसी भी धरने पे मैंने देखा नहीं है। तो आगे आपका क्या प्रयास? की सरकार कल को नेट बंद कर देती है तो अपने लोगों को क्या सूचनाएं दोगे? अफवाहों के खिलाफ क्या सूचनाएं दोगे? सरकार अफवाहें जो किसान आंदोलन के खिलाफ फैलाएगी, और मजदूर को और गैर जाट जातियों को शामिल करने के लिए और पूरे इस किसानों को संगठित करने के लिए आपके क्या प्रयास है? एक तो मैं आपको बता दूं, ये जो आंदोलन चल रहा है वो सोशल मीडिया के भरोसे नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया का एक प्रचार करने का बहुत बड़ा एक माध्यम है, ये हम मानते हैं, सच्चाई है। लेकिन आज आप देखोगे, आप देख के भी आए होंगे कि जो ट्रैक्टर ट्रालियां लेके बैठे हैं, उनके पास जो फोन है वो कीपैड वाले मिलेंगे या उनके पास फोन भी नहीं होंगे। वो लोग वहां पे बैठे हैं जिनको फोन नहीं चलाना आता, जो व्हाट्सएप नहीं चलाते, जो फेसबुक नहीं चलाते हैं, वो लोग धरनों के ऊपर बैठे हैं। जो फोन करने के लिए भी उनको दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है, कई बार मिलाने के लिए भी वो लोग वहां पे बैठे हैं। जो सोशल मीडिया है उसका एक प्रचार बहुत बड़ा होता है, उसका ये इसमें रोल है, हम मानते हैं। लेकिन ये जो किसानी आंदोलन है
वो आंदोलन उसके भरोसे नहीं चल रहा है कि पूरा का पूरा अगर नेट चलेगा तो आंदोलन चलेगा। ये जो आंदोलन बना है, ये आंदोलन बना है किसानों ने गांव गांव जाके जो मीटिंगें की है, गांव गांव में जाके जो प्रयास किए हैं, जो फेस टू फेस बात की है, उससे आंदोलन बना है। आप देखोगे फेसबुक के ऊपर या कोई सोशल मीडिया में कोई भी आदमी पोस्ट डाल देता है तो उसके लाखों व्यू आ जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी को कहे कि मेरे को वहां पे इकट्ठे करना है तो लाख इकट्ठे नहीं होंगे। और आप देखोगे किसान नेता हैं और है उनके शायद फेसबुक पे उनको 2-4 बंदे भी देखने ना मिले हो, लेकिन वो जब रैली करते हैं और करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं, क्योंकि हमारा जो सीधा है वो फेस टू फेस लोगों के साथ बात करते हैं और लोगों के बीच में जाके बात करते हैं। इस सोशल मीडिया से ये आंदोलन जो है वो नहीं चल रहा है। और नेट बंद कर दिया उसके बाद भी लोगों की संख्या वहां पे बढ़ी थी, वहां पे नेट नहीं चल रहा था, लेकिन लोग वहां भी, क्योंकि लोगों का आज जो आपस में जो एक चेन बन गई है ना, लोगों की सीधी डायरेक्ट चेन बन गई है, एक दूसरे से बात फोन करके कॉल करके फटाफट मैसेज दे देते हैं। फेसबुक पे तो पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक फोन कर दोगे, गांव के अंदर मंदिर के अंदर आवाज लगा दी, गुरु घर के अंदर आवाज लगा दी, पूरे गांव के अंदर सूचना पहुंच जाती है। आप मैसेज डालोगे व्हाट्सएप पे तो शायद वो जो चला रहे उतने लोग ही पढ़ेंगे, शायद वो उनमें से कुछ देख भी ना पाए, लेकिन जो आवाज गांव के अंदर लगती है, जो गाड़ी गांव के अंदर जाके अनाउंसमेंट करती है, उसका जो प्रचार होता है, वो प्रचार सबसे बड़ा प्रचार है। वही प्रचार इस किसान आंदोलन के अंदर जो है वो अपनाया जा रहा है और वही इस प्रचार जो है काम कर रहा है। इसी वजह से जो है वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग इस आंदोलन के अंदर जुड़ रहे हैं, मीटिंगें हो रही है, और आज भी जो पंचायतें की जा रही है उसके लिए भी इस तरीके का प्रचार किया जाता है कि गांव के अंदर आवाजें लगाई जाती है, उसी से लोग आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का महत्व जरूर है, लेकिन आंदोलन सोशल मीडिया के सहारे चले पूरा का पूरा, ये हम नहीं मान रहे। ये मान रहे हैं कि पूरे जो किसान जो लोग लगे हुए हैं वो जो जाके प्रचार कर रहे हैं, उसी वजह से आंदोलन बना हुआ है। दूसरा जो कंप्लेंट पर्चे जो आपने बात की, वो हम मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं वीक है, वो चीजें उतनी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जो लोग काम कर रहे हैं इस आंदोलन के अंदर वो एक साधारण मानस है। वो कोई इस तरीके के ट्रेनिंग किए हुए लोग या एक ऐसे जो कहते हैं जो इनकी एजेंसियां होती है, उस तरीके का आंदोलन नहीं है, और ना ही कोई उस तरीके की एजेंसियां हैं। यहाँ पे सीधे साधे लोग हैं लगे हुए हैं, तो वो चीजों में कहीं ना कहीं कम है। और दूसरा उसमें अभी प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ पर्चे निकाले भी गए हैं, बांटे भी गए हैं, पंपलेट भी है, कुछ साथियों ने 1-2 छोटी छोटी बुकलेट भी लिखी है, वो भी टिकरी बॉर्डर संगू बॉर्डर के ऊपर वहां पे लोग साथी जो सिर्फ मिनिमम जो खर्चा आता है उसके अंदर भी वो साथी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जितनी लागत हो रही है उससे भी कम पैसे लेके कि चलो इनको दी जाए। बहुत से साथी जो है उनको फ्री ऑफ में भी दे रहे हैं कि चलो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, तो ये प्रयास किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन जैसे ही शुरुआत हुई, अभी पीक पे किसान आंदोलन है और लाखों की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। 26 तारीख को तो बहुत बड़ी तादाद, 4 दिन लगातार मतलब इस हाईवे पे लोग रहे हैं। तो हमें जानकारियां भी है, संदेह भी है कि जैसे ही आंदोलन पीक पे जा रहा है, सरकार उसको तोड़ने के लिए अपने जो उनके नेता लोग हैं, अपने बंदे लोग हैं, उनको बैकडोर से एंट्री करवा के गुटबाजी की तरफ किसान आंदोलन को ले जाने की कोशिश कर रही है। और संघ जो इस आंदोलन के खिलाफ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एक भी आज तक बयान नहीं आया है। उन्होंने भी, उनके भी प्रयास की आंदोलन टूटे और गुटबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम या ज्यादा दिख रही, इतनी ज्यादा नहीं है। और उस पे आपका क्या मानना है? और दूसरा, कुछ नेताओं ने बयान दिए हैं कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे, खरीद गारंटी, और एमएसपी खरीद गारंटी और कुछ संशोधन, जो सरकार ने भी बोला कि ये संशोधन कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ कर दे तो आंदोलन को समाप्ति की तरफ ले जाया जा सकता है। तो किसान क्या सोचते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आप किसानों में पहले दिन से हो, और गुटबाजी कितनी किस स्तर पे है, कम है या ज्यादा है, उसको खत्म करने के क्या प्रयास हो? गुटबाजियां नहीं है, पूरे देश के 500 किसान संगठन है जो एकजुट होकर लगे हुए हैं। आपस में मतभेद सबके होते हैं, बहुत से मुद्दों के ऊपर सहमति नहीं हो पाती है, सबके अपने अपने मुद्दों में अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन जो 3 कानून आए हैं, इन कानूनों को लेकर देश के तमाम संगठनों का एक ही मत है, एक ही विचार है कि ये कानून रद्द होने चाहिए। और इन्हीं 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए ही ये आंदोलन उठा है, और उसी के खिलाफ लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं कि ये कानून रद्द होने चाहिए।
ये पहली प्राथमिकता है और इन्हीं के ऊपर लोग जो है वो वहां पे आए हैं। अब कुछ लोग, सरकार भी है वो लगातार इसमें प्रयास में लगी हुई है कि इस आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए, इस आंदोलन को समाप्त कैसे किया जाए। तो अब इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के अंदर इतने बहुत सारे संगठन हैं, तो उनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सरकार के टच में पहले भी रहे हैं और अब भी वो सरकार के टच में रहते हैं, और वो जो भी सत्ता आती है उनसे कहीं ना कहीं अपना वो एक निजी फायदा भी देख लेते हैं, अपनी राजनीति भी देख लेते हैं, और उनके पारिवारिक संबंध भी कुछ नेताओं के रहते हैं। तो वो अपने संबंधों को मतलब बरकरार रखने के लिए या अपना लाभ के लिए जो भी उनकी मंशा होती है इस तरीके के, वो भी लोग इसके अंदर है शामिल। और सरकार ने भी, आपने ठीक कहा कि बैकडोर से जो है, बैकडोर से नहीं, सरकार ने तो सीधा इस आंदोलन के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दखल अंदाजी करने लग गई है, और सीधा सीधा इसमें यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को इस आंदोलन के अंदर घुसाया जाए जिससे वो लोग जो है वो एक फैसला करवाने की तरफ ले आए, और इस आंदोलन के अंदर लोगों के अंदर इस तरीके की एक चर्चा कराई जाए कि ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, जबकि किसान संगठन नहीं लड़ रहे हैं। वो लोग वो हैं जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वो आके गुटबाजियां पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसे एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये लोग हैं लगे हुए हैं, किसान नेता जिनको लोगों ने मान लिया है, आज इनके कहने से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ लोग कहीं ना कहीं हो जाए, वो इनका एक प्रयास रहता है और वो लगातार शुरू दिन से कर रहे हैं ये चीजें। अब इसमें जो, मतलब आपका ये कहना है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, अच्छा आज वो विपक्ष में बैठी है, लेकिन वो ईमानदारी से किसान आंदोलन के पक्ष में नहीं खड़ी है और वे गुटबाजी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन के जितने भी संगठन हैं वो मजबूती से एकजुट है, यही आपका वो। बिल्कुल, वो किसान संगठन एकजुट है, जो राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि उनको दिक्कत ये आ गई है कि आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो लोग उनकी वजह से नहीं हो रहे हैं, वो देश की और राज्य के और हर जगह अपने अपने वो एक समाज के ठेकेदार बने हुए लोग, आज कोई भी बात होती है उनसे पूछ के करना, वो सारी चीजें करते हैं, आंदोलन वो करना, सारी चीजें उनके हाथ में थी, आज वो उनके हाथ से खिसकती नजर आ रही है। लोग वो चीज पार्टियों में जाने की बजाय, हाँ, वो लोग जो सीधे जा रहे हैं, आज उनको कोई नमस्ते करने वाला नहीं बचा है, तो उनके लिए वो खतरा हो रहा है कि तुम्हारी राजनीतिक जमीन है वो खिसकती जा रही है इसमें है। दूसरा जो आपने कहा कि ये कुछ लोगों के एमएसपी का कि एमएसपी अगर सरकार देती है और तो संशोधन पे बात होगी, ये कुछ नेताओं के ये बयान आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से चाहते भी हैं कि किसी तरीके से ये आंदोलन जो है वो समझौते की तरफ चला जाए। उससे बातचीत भी हुई है, संपर्क भी हमसे भी लोगों ने किया है कि इसके ऊपर सहमति बनाई जाए, और एक लॉबी तैयार की गई है जिसका एक ये प्रचार भी है, माइंड सेट करने के लिए भी लोगों को लगे हुए हैं कि एमएसपी अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी, इस तरीके का माइंड सेट करने, ये सरकार ने भी तय कर दिया है। एक प्रचार ऐसा किया जाएगा कि कानून कुछ चीज बड़ी चीज नहीं है, एमएसपी बड़ी चीज है, जबकि आंदोलन जो है वो कानूनों को लेके उठा, और देश के अंदर अगर ये कानून रहेंगे तो एमएसपी मिल भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। एमएसपी का क्या होता है, थोड़ा सा मैं इस पे कहना चाहूंगा कि एमएसपी जो है वो है एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और ये भाव उसको मिलता है जिसके पास फसल है, जो फसल का मालिक है। ये एक प्रोडक्ट पैदा करते हैं किसान, जो है किसान के पास जमीन है, उसके किसान अपने एक कच्चा माल पैदा करता है, जो कच्चा प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री में जाता है, और फैक्ट्री उसको पक्का माल बना के उसको कृत्रिम चीजें बना के हमारे प्रयोग में चीजें आती है। फैक्ट्री के अंदर जो चीज जाती है जमीन से उठ के, तो उसकी मालिक फैक्ट्री वो कंपनी हो जाती है, और कंपनी जो है उसका भाव तय करती है, वो भाव होता है एमआरपी रेट हो जाता है उसका, फिर वो जो लागत के हिसाब से मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाता है। और यहाँ जो एमएसपी होता है, क्योंकि इसका मालिक जो किसान है उसके लिए वो एमआरपी नहीं है अभी, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ जो कंपनी है उनको अधिकार है। ये चीजें एमएसपी और एमआरपी दो चीजें। आज एमएसपी अगर लागू हो जाए तो सरकार तैयार भी हो जाएगी, हमें ये भी पता है, क्योंकि जो एमएसपी मिलेगा वो तो जिसके पास सामान फसल है उसको मिलेगा, और जो उसके अंदर काम कर रहा है मजदूर है उसको तो एमएसपी नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक नहीं है, वो तो मजदूर है। और कल को जब ये जमीन जो है, आज जो ये कॉरपोरेट घरानों के कहने से जो कानून आ रहे हैं, और इन कानूनों के माध्यम से ये जो जमीनों के मालिक जो है वो कॉरपोरेट घराने हो जाएंगे, तो उस फसल का मालिक भी कॉरपोरेट घराने होंगे, तो वो जो एमएसपी होगा वो एमएसपी कॉरपोरेट को मिलेगा। किसान तो मालिक ही नहीं रहेगा, उसके पास तो फसल ही नहीं होगी, वो तो मजदूर बन जाएगा। तो एमएसपी किसान को क्या फायदा होगा, एमएसपी का फायदा भी। कहना है कि अगर ये तीनों कानून लागू रहते हैं और एमएसपी की खरीद गारंटी सरकार दे देती है, तो उसका फायदा आम किसान को मिलने की बजाय
कारपोरेट को मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि जमीन तो कानूनों के बाद कारपोरेट को ही जानी है कारपोरेट को जानी है। और किसान तो मजदूर बन के रह जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये बाद में एमएसपी, आज एमएसपी है, फिर जब कॉरपोरेट इस जमीन का मालिक हो जाएगा तो फसल का मालिक भी कॉरपोरेट होगा, वो बेचेगा, तब ये एमआरपी हो जाएगा, एमएसपी नहीं रहेगा, फिर एमआरपी बन जाएगा, क्योंकि उसने अपने हिसाब से बेचनी, फिर लिफाफे के अंदर ये फसलें मिलेगी। आज भी आपने देखा होगा गोभी जो है वो 600 रुपए का फूल बिकता है, कंपनियां जो बेचती है उसके अंदर। तो ये जो इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो ये संयुक्त मोर्चे का फैसला नहीं। संयुक्त मोर्चे के अंदर जितने किसान लीडर हैं, ज्यादातर का फैसला यही है कि एमएसपी बाद की बात है, पहले कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि इन कानूनों से कॉरपोरेट घराने जो है पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने का लिए ये कानून बने हैं। जो पहले अंग्रेजों के पास, राजाओं के पास जमीनें होती थी, मालिक यहाँ नहीं होते थे, लोग, आम लोग जो है, वो उसी तरीके से अब कंपनियां, वो राजाओं की जगह कंपनियों का रूप बन गया, कंपनियां मालिक हो जाएगी। और कंपनी फिर जो है प्रोडक्ट जो तैयार करेगी खेत के अंदर, जो आज किसान जो है सब्जियां सारी चीजें उत्पादन करता है जिंदा रहने के लिए, फिर कंपनियां अपनी मर्जी से उत्पादन करेगी कि क्या करना है उत्पादन और क्या नहीं करना है, वो उनकी मर्जी चलेगी, और फिर वो एमआरपी के ऊपर उन चीजों को बेचेगी। तो इसलिए पहली जो प्राथमिकता है वो हमारी है कानूनों को रद्द होना। इस तरीके का जो माइंड सेट करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि वो इस आंदोलन के साथी नहीं हो सकते, वो आंदोलन को बेचने वाले लोग हों। मेरा अभी लास्ट सवाल है प्रहलाद सिंह जी आपसे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी किसान आंदोलन में, क्योंकि इतने लंबे टाइम से किसान आंदोलन चला हुआ, आगे फसल कटाई का भी अभी टाइम आने वाला है और किसान मजबूती से वहां डटे हुए, तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी और हरियाणा में किसान आंदोलन को संगठित तौर करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? आप हरियाणा किसान मंच आपका संगठन, आप काम करते हो, तो आगे की रणनीति पे जरूर इस पे बात की जाए कि सांगठनिक क्या रहेगी आपकी आगे गतिविधि और इस आंदोलन के तौर पे क्या रहेगी, क्योंकि आप संयुक्त मोर्चे के वहाँ दिल्ली में शामिल रहे हैं मीटिंगों में, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी जो है ये महीना आ रहा है मार्च का और अप्रैल का, इसमें कटाई का टाइम शुरू हो जाता है, जिसमें जो ये हरियाणा का इलाका, राजस्थान के बॉर्डर लगता इलाका है, वहाँ पे सरसों की ज्यादा खेती होती है, और फिर अप्रैल के अंदर गेहूं का आ जाएगा। गेहूं है पूरे हरियाणा के अंदर होता है सबसे ज्यादा गेहूं। तो इसमें जो है वो खेतों में काम करना है, वो किसान के लिए जो आज आंदोलन के अंदर बैठा है उसी ने खेत में अपने काम करना है और वही आंदोलन में जा रहा है। बाकी बड़े लोग हैं वो तो अपने कोठियों में सो रहे हैं, जब सर्दी में भी सो रहे थे और सो रहे थे, वो तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आंदोलन में आते हैं, घूम आते हैं। लेकिन असली जो आंदोलन के अंदर है वो खेत में काम करने वाला है, वो ट्रैक्टर ट्राली लेके वहां बैठा है, उसको ट्रैक्टर ट्राली की अपने खेत के अंदर जरूरत पड़ेगी, खुद को भी आना पड़ेगा। उसके लिए हम गाँव के अंदर कमेटियां बना रहे हैं और एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिस आदमी का गाँव का ट्रैक्टर ट्राली खड़ा है, उस गांव के लोग उसको ट्रैक्टर ट्राली वहीं खड़ा रहे, लेकिन दूसरे जो गांव के लोग हैं वो सारे मिलके उसको ट्रैक्टर और देकर उसका खेत का जो है वो काम करवा दिया जाए, ताकि वहां से ट्रैक्टर ट्राली ना हिले, वो मोर्चा वैसे का वैसा लगा रहे। अब हमारे सिस्टम बना हुआ है कि 10 दिन कुछ लोग रहते हैं, 10 दिनों के बाद में फिर वहां पे चेंज किया जाता है। उसका हम एक सिस्टम बना रहे हैं मीटिंगें करके कि गाँव के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं वो चिन्हित करके, जिनको खेत में नहीं जाना है, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, वो सारे लोगों की एक कमेटी बना के चिन्हित करके कि जब तक ये फसल का चलेगा तब तक आप लगातार वहां पे रहोगे, वो बदला नहीं करेंगे। और कुछ गांव में ऐसा नहीं होगा, वहां पे 10 दिन की बजाय हम 3 दिन का रूट बनाएंगे कि 3 दिन है कोई रह गया, सीजन के अंदर 3 दिन कोई रह गया, तो वो लगातार वहां हाजिरी है वो कम ना हो, वो हाजिरी उसी तरीके से वहां पे रहे। इस तरीके का एक सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। और ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि तैयारियां क्या है, कि जो पहले एक दूसरे के ना हरियाणा में डंगोसरा बोलते थे कि एक किसी की 3 एकड़ में फसल खड़ी है, उसकी गेहूं काटनी है, तो पड़ोसी मिलके उसके काट देते थे और फिर भी उसके काट देते थे। और संगठन के बारे में आप थोड़ा सा और रखिए कि संगठनिक कैसे करोगे? अभी हरियाणा का जो किसान आंदोलन है वो भीड़ अंतर में ही है, उसको संगठनिक की तरफ कैसे लेके जाओगे ताकि अनुशासन में भी उसको रखा जाए और हर कानून के बारे में जो गलत बन रहे हैं उस पर आप उनको समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। संगठन की तरफ के ऊपर आप थोड़ा सा एक बार। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी आंदोलन है वो सांगठनिक होगा तो चलेगा, अगर सांगठनिक नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अभी पंजाब के अंदर ये चीजें बहुत पहले से हो गई थी, हरियाणा के अंदर ये चीजें अभी नहीं है इतनी।
यहाँ पे संगठन तो खड़े हैं, लेकिन वो ज्यादातर व्यक्तियों के नाम की संगठन है, नीचे धरातल के ऊपर जो है वो इस तरीके का काम नहीं है। तो अब इसमें हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव लेवल के ऊपर सांगठनिक तरीके से काम हो, वहां पे कमेटियों का गठन हो और उस कमेटी के जो सदस्य है उनकी एक समझ हो, उनका एक विचार हो कि हमारा जो है वो लड़ाई किस तरीके की है, आंदोलन को कैसे जीता जा सकता है, आंदोलन के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें जो निराशाएं आती हैं, उस टाइम के अंदर हम किस तरीके से अपने आंदोलन को मजबूत करें। इस आंदोलन को ज्यादा मजबूती देने के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है। तो ये लगातार हमारे प्रयास हैं और इसके अंदर हमने जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर कमेटियों का गठन करना शुरू कर दिया और उन कमेटियों का गठन करके उनको शिक्षित करने का भी काम हम करने जा रहे हैं कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में, संगठन के बारे में, आंदोलन के बारे में, कानूनों के बारे में, हर एक चीज के बारे में उनको एक मजबूत तौर पे, एक विचारिक रूप से उनको मजबूत किया जा सके, ताकि कोई भी परिस्थिति आ जाए उसी परिस्थिति के अंदर वो लोग डटे रहें, निराशा ना आए किसी भी प्रकार की। इस तरीके का हम एक प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो प्रयास जारी है। आज जनचौक पे एक खास शख्सियत हरियाणा किसान मंच के राज्य नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा से आपकी हमने मुलाकात करवाई है और किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर उसकी खामियां, उसकी रणनीति और सभी मुद्दों पे हमने उनसे चर्चा की है और उन्होंने बड़े बेबाकी से और ईमानदारी से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आगे भी हम अलग अलग शख्सियतों को आपके आपके सामने जनचौक के माध्यम से लेकर आते रहेंगे और प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का जनचौक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, जो आपने इस चैनल के माध्यम से किसान आंदोलन की लगातार आवाज उठा रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।